तो यूजीसी नेट जून 2024 एस्पायरेंट्स, आपकी एग्जामिनेशन 16 जून से 18 जून शिफ्ट कर दी गई है और अपने देश में आईपीएल चल रहा है, तो उसी प्रकार हमारे चैनल पर भी क्यूपीएल चल रहा है, क्वेश्चंस प्रीमियर लीग चल रहा है आप लोगों के लिए। रोज शाम को 5 बजे टॉप 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड ओनली इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम असाइंस क्रेडिट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ए कोर्स। कोर्स का जो लर्निंग आउटकम होता है उससे आपको क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे एबीसी एकेडमिक्स जो अपना बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, आपको एबीसी क्रेडिट होता है जो ये आधार के माध्यम से बना सकते हो आप लोग भी। हर कोर्स का आपको क्रेडिट मिलता है और उसका फायदा पहुंचता है आपको अपने यूनिवर्सिटीज में आगे आने वाली पढ़ाइयों के अंदर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इसमें यह है कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं होता है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी और जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है उन सभी के लिए होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? जो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी नहीं होती, हाँ सिलेबस खुद बना सकती है, डिग्रीज अलॉट कर सकती है, बट वो यूनिवर्सिटी नहीं कहलाती। तो यूजीसी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है और साथ ही साथ उनका परफॉर्मेंस देखती है, उसके बाद में उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी में करती है, चेंज करती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अभी रिसेंटली में 1 महीने 1.5 महीने पहले कौन सी आईआईएम एक नया बना है, कौन सी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी वो बन चुकी है आईआईएम सॉरी। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन इज इन विच मेथड ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग द मेन पर्पस इज टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। मतलब जो स्टूडेंट होता है उसके सुनने की जो क्षमता होती है उसको विकसित करना होता है, डेवलप करना होता है। तो जो स्ट्रेटजी है, सर्कल ऑफ वॉइसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिश बॉल स्ट्रेटजी, जिगशॉ स्ट्रेटजी, इसका उत्तर है स्टूडेंट्स फिश बॉल स्ट्रेटजी। फिश बॉल स्ट्रेटजी में क्या होता है, एक ग्रुप होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कोई डिस्कशन कर रहा होता है। यहाँ पर 10 बच्चे बैठे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कोई टॉपिक के ऊपर, और इनके बाहर एक और सर्कल बनाया जाता है और वहां पर एक और दूसरा ग्रुप बैठा रहता है, उनको देखता रहता है, उनकी बातों को ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अटेंटिवली सुन रहा है उनको और उनके जो डिस्कशन है उसमें एंगेज हो रहा है, तो उसे कहा जाता है फिश बॉल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर लिसनिंग स्किल्स पैदा हो जाएंगे। ओके, चलो उसी प्रकार जो सर्कल ऑफ वॉइसेस हैं, इसके अंदर सबको सर्कल में बैठा दिया जाता है। ठीक है, और सबको बारी बारी से बोलने का मौका दिया जाता है। यह होती है सर्कल ऑफ वॉइसेस स्ट्रेटेजी, ये हमारी फिश बॉल। फिर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, सब बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है, उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है कि चलो सब मिलके इसको ढूंढने का प्रयास करो। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, देखो नाम में ही ब्रेन के अंदर तूफान आना, जब सब लोग मिलकर अरे ये हो सकता है, अरे वो हो सकता है, इस तरह से ब्रेन एकदम अपने पीक लेवल पे काम करेगा, उसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्ट्रेटजी कहते हैं। और जो जिगशॉ स्ट्रेटजी है उसमें बच्चों को छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में बांटा जाता है। ठीक है, और हर एक ग्रुप जो होता है वो अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहा है। इसमें तो एक ही ग्रुप पे चल रहा है। अपने जिगशॉ स्ट्रेटजी के अंदर एक ग्रुप को एक टॉपिक दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, तीसरे को तीसरा दे दिया, और लास्ट में आकर उनको मिक्स मिलाया जाता है जिगशॉ की तरह। इस तरह से जो ना अपने एक तरह से आपने देखा होगा पजल्स वगैरह होते हैं जो, ठीक है, इस तरह से ये मिक्स जिगशॉ इसको बोलते हैं जो। तो ये होती है हमारी चारों तरह की स्ट्रेटजी, आपको पूछी जा सकती है, याद रखिएगा हर हाल में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स, सैम्पलिंग की बात है, द सैंपल इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैंपल या फिर हजार्डस सैंपल। निम्नलिखित नमूना चयन विधियों में से किसमें नमूना अप्रत्याशित और अनियमित रूप से जाना जाता है? पर्पसिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या फिर
कन्वीनियंस सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण कोटा नमूना चयन, परिणाम समरूप संप्राप्ति नमूना चयन, या फिर सुविधा अनुसार? बताओ। आंसर है इसका कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो कन्वीनियंस जो सैंपलिंग होती है ना, उसको हम लोग एक्सीडेंटल या फिर हजार्ड सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। बेसिकली कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब ये है कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल ले लिया गया है। अब हजार्ड या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको आसपास के जो लोग होंगे उन्हीं से तो पूछोगे क्या हुआ क्या हुआ, या फिर 4 किलोमीटर दूर जाओगे उससे पूछोगे कि भैया वहां पर एक्सीडेंट हुआ, जाइए पता ही क्या हुआ। ऐसे थोड़ी होता है। तो बेसिकली कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो सैंपलिंग की जाती है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें रिसर्चर क्या करता है, उन लोगों को ढूंढता है जो कि अवेलेबल है और इजीली उस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखें। अब आप खुद बताइए इस सैंपलिंग का ड्रॉबैक क्या है। आप बस अपने आसपास के लोगों को पूछ लेते हो। मैं तो रोड एक्सीडेंट वाला तो एग्जांपल बताया था आपको, बट अगर हम लोग वैसे पॉपुलेशन की बात करें तो कन्वीनियंस सैंपलिंग, मान लो रिसर्चर है कि मुझे तो कौन दूर जाएगा, इतना सब कुछ आसपास ही कर लेगा, तो उसका डेटा गलत रहेगा। उसी प्रकार जो पर्पजिव सैंपलिंग होती है स्टूडेंट्स, पर्पजिव सैंपलिंग आप देखेंगे इसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ये अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। जो रिसर्चर होता है अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, जो अवेलेबल है उससे सैंपल लिया गया है, और पर्पजिव में मुझे लग रहा है कि ये दे सकता है, उससे मैं पूछूंगा मेरे जजमेंट के अकॉर्डिंग। और कोटा जो सैंपलिंग होता है, इसके अंदर बांट दिया जाता है कि पहले मैं बॉयज को पूछूंगा, फिर मैं गर्ल्स को पूछूंगा, उसके बाद मैं बुजुर्गों को पूछूंगा। इस तरह से इसको कोटा सैंपलिंग हम लोग कहते हैं। कोटा जो पॉपुलेशन होता है उसका डिफरेंट सब ग्रुप्स, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, इन सब का जैसे मान लो कोई सैंपलिंग हो गया, इस तरह से। उसी प्रकार जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है, उसके अंदर जो पॉपुलेशन होता है उसको एक स्ट्रक्चर में बांट दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है लेयरिंग करना, इस तरह से। जैसे हम लोग केक खाते हैं तो केक में जो लेयरिंग होती है उसको हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन भी कह सकते हैं इन प्रोफेशनल लैंग्वेज। चलिए, और सबसे बेस्ट जो सैंपलिंग होती है वो अपनी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ही होती है इन चारों में से, याद रखिए। ए पॉलिटिकल पार्टी ब्रॉडकास्ट इज कंसिडर्ड एन ओपन टेक्स्ट, क्लोज्ड टेक्स्ट, लेंदी टेक्स्ट, लिबरल टेक्स्ट। एक राजनीतिक पार्टी का प्रसार अवलंबन गणित होता है, खुले पाठ, बंद पाठ, लंबा पाठ, उदार पाठ, लिबरल पाठ की बात हो रही है। तो बेसिकली इसका जो उत्तर है वो है क्लोज्ड टेक्स्ट। तो क्लोज टेक्स्ट का मतलब यह होता है कि कोई स्पेसिफिक बातें, जैसे बेस्ट एग्जांपल है कि मान लो कोई कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, आप देखिए वो जब बात करेगी तो वो अपने पार्टी का विजन आपको बताएगी, आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। उनका जो मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो, वो भी क्या बात करेगा, जो उस पार्टी के लोग मानते हैं, उस पार्टी की जो विचारधारा है उसके बारे में होगा। तो वो क्लोज टेक्स्ट होता है बेसिकली। ठीक है, उसको क्लोज टेक्स्ट कहते हैं। ये एक मैसेज होता है जो कि डिजाइन किया जाता है एक ही तरीके को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। बस इसको याद रखना है। तो मैसेज दैट इज डिजाइंड टू इंटरप्रेट इन स्पेसिफिक वे, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड टेक्स्ट। और इसमें ऑडियंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जब मान लो मैनिफेस्टो बनाया था, तो आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज करने लगे, हाँ कि बताइए भाई, आप लोग भी बताओ अपने क्या क्या चाहते हो। बट आप लोगों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो बनाने में किसी सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या कहीं फेसबुक ट्विटर पे कभी पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया, बिकॉज वो खुद अपना कोई इसमें लेना देना नहीं है, वो पार्टी की विचारधारा है, वो उनको क्या करना है वो बताएंगे। फिर व्लादिमीर जोवर्किन वॉज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ कलर प्रिंटिंग, रेडियो, टेलीविजन या फिर इंटरनेट। तो आंसर है टेलीविजन, और ये है हमारे व्लादिमीर जोकिन, जिन्होंने टेलीविजन के इन्वेंशन इनको माना जाता है। फीडबैक इज इमीडिएट इन डैश कम्युनिकेशन।
संचार में प्रत्यक्ष प्रक्रिया किसकी होती है? प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, टॉप डाउन, फेस टू फेस। सारे के सारे कम्युनिकेशन करने के अपने क्या है? साधन है, सोर्सेज हैं। तो फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है वो आपको, जैसे आप किसी के सामने खड़े हो तुरंत आपको फीडबैक मिल जाए, किसमें? फेस टू फेस वाले। प्रिंट करोगे, ब्रॉडकास्ट करोगे, ये सब में टाइम नहीं है। इमीडिएट अगर काम करना होगा तो फेस टू फेस बता सकता है, आपको फीडबैक दिया जा सकता है। आपने जैसे डांस इंडिया डांस या फिर जैसे अपने इंडियन आइडल देखिए, गाना गाया और तुरंत सामने जजेस जो थे उन्होंने उनको फीडबैक दे दिया, तो ये क्या है? फेस टू फेस है। Which of the following is a benefit that businesses receive from using the internet? Earlier use of satellite radio, faster connection with suppliers, improved methods of manufacturing, the ability to call employees on the road। मतलब इंटरनेट का सबसे जो अच्छा यूज है वो बिजनेस ने किस तरीके से किया है? इंटरनेट का मतलब इंटरनेट को जब ये यूज करते हैं बिजनेसेस तो इनको बेनिफिट किस तरीकों से मिलता है? इन चार ऑप्शन में से, है ना? कौन सा लाभ व्यवसायों को इंटरनेट का उपयोग करने से मिलता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, फास्टर कनेक्शन विद सप्लायर्स। तुरंत फोन उठाया कि मुझे 5 डिब्बे चाहिए, तुरंत भिजवा दिए, है ना? तो जब ये अगर कम्युनिकेशन इंटरनेट नहीं होगा ना, आप व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेज दी बिल की, है ना? आजकल देखा होगा आपने कि जो बिजनेस जो सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके बीच में एक फोन किया कि मुझे कल 5 किलो दूध चाहिए एक्स्ट्रा, तुरंत फोन किया और उसको या इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ टेक्स्ट छोड़ दिया व्हाट्सएप पे या किसी टेलीग्राम पे, ये मुझे ये चाहिए, तो मिल जाएगा। तो ये बेस्ट यूज है बिजनेस का इंटरनेट के माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम and its expansion is incorrectly matched? GPS Global Positioning System, GSM Global System for Management, SIM Subscriber Identity Module, WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access। आपकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया, मतलब एक तरह से बेसिकली कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है वो पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या है बताइए? तो जीपीएस सही है, सिम सही है, यहां मैनेजमेंट नहीं मोबाइल कम्युनिकेशन है, जीएसएम। ठीक है, चलो और सब कुछ सही है। फिर है द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज किगाली अमेंडमेंट, नैरोबी अमेंडमेंट, कोपेनहेगन अमेंडमेंट या फिर बैंकॉक अमेंडमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नवीनतम संशोधन कौन सा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में एडॉप्टेड। फोर्स में कब आया? 1989। क्यों आया था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, ओडीएस मींस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो ओजोन लेयर को खत्म कर रहे थे, उसके लिए आया था सीएफसी। अब हुआ क्या? सीएफसी की जगह हम लोगों ने एचएफसी यूज करना स्टार्ट किया। एचएफसी की फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो एचएफसी इज नॉट ए ओडीएस, वो ओडीएस नहीं है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट एक ग्रीन हाउस गैस है। अब पहले 1980s 1990s में हमारे यहां पर तो एसी वगैरह थी ही नहीं, चाइना में भी इतनी नहीं थी। अब वो देश भी आगे बढ़ चुके हैं ना, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो एचएफसी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में और ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो उसको रोकना भी हमें स्टार्ट करना होगा। तो एचएफसी को भी फेज आउट करने की बात चल रही है और वो अमेंडमेंट का नाम है किगाली अमेंडमेंट, जो कि 2016 में आया था, किगाली। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सक्सेसर है वो किगाली अमेंडमेंट है। नैरोबी अमेंडमेंट 1991 में हुआ था, कोपेनहेगन अमेंडमेंट 2009, बैंकॉक अमेंडमेंट 2007। तो जो नैरोबी और 2007 है ये भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सक्सेसर ही माने जाते हैं, बट इनमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। 2016 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और कोपेनहेगन अमेंडमेंट कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक्चुअली यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
2009 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी वो कोपेनहेगन में हुई थी। तो कोपेनहेगन कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस वो एक प्लेस का नाम है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप भी यूजीसी नेट के टॉपर बनना चाहते हैं आईएफएस के टॉपर्स की तरह, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। हमारे रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेपर 1 का लाइव बैच है, पेपर 2 के लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है IFS 30 कोड के साथ में, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की। पेपर 1 जैसे हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, और जो हमारा पेपर 2 है जिसमें जैसे ज्योग्राफी है और कॉमर्स है, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं अपना वाला। तो अब मैं बता दूं कि जो अपना बैच लाइव है ये 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए खुद को। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1857। 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको ए इसमें 1 उत्तर होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग बताएंगे। और ये बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओगे। बिकॉज नहीं करोगे, आ गया तो बड़ा रिग्रेट होगी, यार एक बार कर लेते वही ठीक रहता। तो कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर बताएंगे तो मैं भी आपका रिप्लाई वहां पर देने वाला हूं। ओके, चलिए, तो सी इन द नेक्स्ट वन अनदर। रोज आपका शाम को 5 बजे हम लोग 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।